good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आप अपने दोस्तों को जो बाकी रह रहे हैं उनको भी प्लीज मोटिवेट करिए, क्लास जो है वो ज्वाइन करिए रेगुलरली, ठीक है। तो हमारा जो लेसन चल रहा था, काफी बड़ा लेसन है आपका, काफी दिन इसके अंदर कंज्यूम होने वाले हैं। तो हालांकि 2 या 3 क्लासेस हमने ले ली हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कुछ बेसिक जो चीजें की थी वो आपके की थी कि इसके अंदर यूरोप के अंदर जो सोशलिज्म हुआ उसमें मेन रूप से रेडिकल्स जो थे, लिबरल्स और जो कंजर्वेटिव थे, उनका जो मेन क्या रोल रहा है, उनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी, किसके बारे में क्या वो मानते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस हो चुकी थी। उसके बाद जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, किस तरह से यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वो आगे बढ़ा, उसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में जो है डिस्कस किया था। तो जो मेन हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज के बारे में रहेगा, जो लास्ट क्लास के अंदर भी चल रहा था, ठीक है। जिसमें हमने ये बताया था कि भाई जो आपकी जो भी सोसाइटीज थी उस समय में वो काफी डेवलप हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो चुकी थी, और इंडस्ट्रीज के डेवलप होने से जो शहर हैं उनकी तरफ जो भी गांव के बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या फिर महिलाएं, बच्चे, सभी जो है वो शहरों की तरफ अट्रैक्ट हुए। किस लिए हुए थे? उनको ये लगा था कि भाई यूरोप की जो सिटीज हैं उन सिटीज के अंदर जो इंडस्ट्रीज स्थापित हुई हैं तो इंडस्ट्रीज से उनको काफी फायदा होने वाला है, उनको वहां पर वर्क मिलेगा। लेकिन उनके जो हावर्स थे, वर्क के जो हावर्स थे वो बहुत ज्यादा थे और जो वेज दी जा रही थी वो बहुत कम थी। तो इस तरह से एक तरह से डिससेटिस्फैक्शन जो है उन वर्कर्स के बीच में जो है वो पैदा हो चुका था। तो उसके बाद जो है क्रांति जो है, किस तरह से क्रांति की जो ज्वाला है वो आगे बढ़ी और किस तरह से वो आगे पनपी, वो ही हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आपका रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है भाई? रिवोल्यूशनरीज का मतलब होता है जो क्रांतिकारी थे, ठीक है। जैसे हमने बताया कि इंडस्ट्रीज का आने से वर्कर वगैरह बाहर से आए, लेकिन उनको काफी सेटिस्फेक्शन था, क्योंकि ना तो उनको वेज अच्छे से दिया जा रहा था, काम के घंटे भी बहुत ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं एक नफरत है जो मन में फूट रही थी और बाद में वो क्रांति के रूप में बाहर निकल के आई। जैसे कि रेडिकल्स और जो आपके लिबरल हैं, दोनों ने पार्टियां ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, रैलीज वगैरह करना शुरू किया। तो जो लोग थे, जो दुखी थे इन सभी चीजों से, उनको ये लगा कि चलो हम इनके सहारे आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने उनका साथ देना शुरू किया, उनको ज्वाइन करना शुरू किया और एक क्रांति जो है वो वहां पर यूरोप के अंदर देखने को मिली। तो देखिए इसमें क्या था कि रिवोल्यूशनरीज जो थे वो क्या चाहते थे? तो वो चाहते थे कि भाई wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। क्या बताया है कि जो रिवोल्यूशनरीज थे वो क्या चाहते थे? वांटेड रिवोल्यूशन, वो एक ऐसा क्रांति जो है वो ऐसी क्रांति चाहते थे टू पुट एन एंड, जिससे खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815। 1815 के समय में यूरोप के अंदर जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी उस गवर्नमेंट को ये लोग जो है खत्म करना चाहते थे। उस तरह की जो गवर्नमेंट है उसे खत्म करना चाहते थे, इसीलिए ये जो है क्रांति चाहते थे। इसके बाद दूसरा इसके अंदर आता है कहां कहां पर जो ये रिवोल्यूशनरीज थे वो थे। तो इनके अंदर है भी आपका इन फ्रांस, कि फ्रांस के अंदर जो रिवोल्यूशनरी थे वो ज्यादा थे, या फिर आपका है इटली, इटली, और इटली के बाद आएगा आपका जर्मनी, जर्मनी के बाद आएगा एंड रसिया। ये वो कंट्रीज हैं, दे बिकेम जो बने थे
revolutionaries overthrow exiting monarchs। अब क्या कहा है कि भाई फ्रांस के अंदर, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया, इन सब कंट्रीज के अंदर दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज, यहाँ पर काफी क्रांतिकारी पैदा हुए। किस लिए हुए थे भाई? ओवरथ्रो यानी बाहर फेंकने के लिए। किसको? एग्जिटिंग मोनार्क्स, जो मोनार्क्स वहां के अंदर, इन देशों के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही थी, जो मोनार्क्स चल रहा था, उसको बाहर निकालने के लिए, ओवरथ्रो करने के लिए ही इन्होंने जो है क्रांति जो है वो की थी। इसके बाद आपका आता है कि भाई 1815 के अंदर इसके बाद है आपका कि आफ्टर 1815, 1815 के जो बाद है, वहां पर काफी सारे क्रांतिकारी हुए, जिनमें नाम आता है आपका जो है, जो आपका है जिसपे जो है ये आता है। इसके अलावा मैजिनी जो है, ये दोनों ही रिवोल्यूशन थे। एंड कहाँ के थे ये? इटालियन, इटली के थे। नेशनिस्ट, others to achieve this is Italy। देखिए क्या हुआ कि 1815 के बाद जो जिप्से थे और मेजेली थे एंड इटालियन नेशनलिस्ट, जो इटली के जो थे नेशनलिस्ट थे, कंस्पायर्स विद अदर्स, इन्होंने एक साजिश रची दूसरों के साथ, अचीव दिस इन इज इटली, यानी इटली के अंदर जो है इस रिवोल्यूशनरी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक साजिश रची थी। और इसके बाद जो थे आपके रेडिकल्स और लिबरल्स की अगर हम बात करें, तो रेडिकल्स और लिबरल दोनों ही क्रांतिकारी बन चुके थे इस क्रांति के बाद। और लोगों को भी ये पता चल चुका था कि भाई जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा सकते हैं, या अपने आप को जो है आजाद करवा सकते हैं, जो भी मोनार्क्स वगैरह उस समय में चला आ रहा है। तो उस निरंकुश शासन से आजाद होने का एक ही हथियार है, वो है सोशलिज्म। ये बात जो है ये लोगों को रियलाइज हो चुकी थी। तो लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे, इन्होंने काफी जो है साथ दिया था लोगों का इस चीज के अंदर। इसके बाद आपका आता है भाई कि भाई जो सोशलिस्ट है ये होते क्या है। जो सोशलिज्म है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, सोशलिज्म पे ही पूरा लेसन जो है बेस है। तो सोशलिज्म जो है वो है क्या? सोशलिज्म इज ए सिस्टम, ए सिस्टम, सिस्टम है या फिर आपकी जो है कंडीशन है ऑफ सोसाइटी इन विच means of production are owned and controlled by the state। अब जो सोशलिज्म है ये क्या है? सोशलिज्म इज सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है और या फिर एक ऐसी कंडीशन है ऑफ सोसाइटी की एक ऐसी कंडीशन है इन विच, जिसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी प्रोडक्शन के जो भी साधन हैं, उन साधनों के ऊपर आर ओन, यानी उनके जो मालिक हैं और उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका रहेगा? स्टेट्स का रहेगा। देखिए कैपिटलिस्ट जो होता है, उस कैपिटलिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है
उनका जो कंट्रोल होता है हैंड ओवर एंड कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं वो ही उनको जो है कंट्रोल करते हैं, वही उनके मालिक होते हैं। लेकिन जो सोशलिज्म है इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा तो उस प्रोडक्शन का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, ये पूरे स्टेट के पास जाएगा। जितने भी वर्कर हैं जिन्होंने भी उसके अंदर अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन जिनका भी रहा है, उन सभी को उसका बेनिफिट रहे मिलेगा। यही सोशलिज्म कहता है कि जो धन है वो जो कैपिटल है वो किसी भी फ्यू पर्संस के हैंड्स में ना हो करके जितने भी स्टेट के चाहे वो वर्कर हैं या ओनर है जो भी है सभी के बराबरी का जो प्रॉफिट है वो सबको मिले। ऐसा नहीं है कि किसी एक को आपने ये सारी चीजें दे दी, ऐसा नहीं होता है। तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है कि भाई उठता है कि हु वर सोशलिज्म, कि यहाँ पर सोशलिज्म जो है वो कौन है। सोशलिज्म के बारे में तो बात कर लिया कि सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी जो है कंडीशन होती है समाज की जिसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको ओन्ड और जो आपका कंट्रोल है वो स्टेट के द्वारा होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि हुवर सोशलिज्म, कि कौन है जो सोशलिज्म में आते हैं, सोशलिस्ट के अंदर आता है। सॉरी, हुवर सोशलिस्ट, की सोशलिस्ट कौन है। तो इसमें आता है कि पीपल दोज हु वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को रखने के खिलाफ हैं। ठीक है ना, पीपल दोज हु वर यानी वो लोग जो क्या करते हैं अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है वो ही क्या कहलाएंगे आपके सोशलिस्ट कहलाएंगे। उसके बाद आता है आपका कि सॉल्यूशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सॉल्यूशन है, जैसे हमने कहा कि वो लोग जो अगेंस्ट में है प्राइवेट प्रॉपर्टी की वो क्या कहलाते हैं सोशलिस्ट कहलाते हैं। तो सोशलिस्ट के बाद आता है कि सोशलिस्ट जो है उनका प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है प्राइवेट प्रॉपर्टी की उनको सोल्व कैसे किया जाएगा, कौन करेगा। तो बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, वो कोऑपरेटिव्स के द्वारा किया जाता है। तो अब बात आती है कि कोऑपरेटिव्स जो है वो क्या है। तो कोऑपरेटिव में देखिए तो इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स तो कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल, ये ऐसे लोगों का एक एसोसिएशन होता है हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर and divided the profit according to the work done by members। क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव जो है वो क्या होता है, वर्क टू बी एसोसिएशन। कोऑपरेटिव जो है वो एक ऐसा एसोसिएशन होता है और पीपल लोगों का हु प्रोड्यूस गुड, यानी जो चीजों को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं टुगेदर एक साथ मिलके, एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट, और उसके बाद उस प्रोडक्शन से जो भी प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी वर्क जिस तरीके से हुआ है जिसने जितना लेबर किया है उसी के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो डिवाइड किया जाएगा डन बाय द मेंबर्स के द्वारा जो भी वर्क किया गया है उस वर्क के द्वारा जो प्रॉफिट है वो डिवाइड किया जाएगा, और जो प्रोडक्शन है वो एक साथ मिलके जो है लोगों के द्वारा किया जाना, ऐसा एसोसिएशन वो क्या कहलाता है आपका कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो कौन कौन से पर्सन थे, यानी कौन कौन से हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव्स के अंदर अपना बिलीव दिखाया है, यानी जो बिलीव करते थे कोऑपरेटिव्स के अंदर, सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है कोऑपरेटिव्स में बिलीव्स में वो है आपका रॉबर्ट ओवन।
तो इसमें पहला जो नाम है वो है भाई आपका रॉबर्ट ओवन, जो 1771 से लेकर के 1858 तक रहे हैं। ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चर, रॉबर्ट ओवन जो थे ये इंग्लिश मैन्युफैक्चर थे। सोड टू द ब्लिट ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई थी, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी, जिसका नाम जो है उन्होंने रखा था न्यू हार्मनी इन इंडियानेला, यूएसए के अंदर ये कम्युनिटी इन्होंने बनाई थी। उसके अलावा जो अदर सोशलिस्ट थे जिन्होंने कोऑपरेटिव के अंदर बिलीव रखा, अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट इन ए वाइड स्केल, यानी एक बड़े व्यापक स्तर की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये मानना था कि हम व्यापक स्तर के ऊपर जो कोऑपरेटिव्स हैं वो नहीं ला सकते हैं, और स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इंडिविजुअल इनिशिएटिव के आधार पर हम इनको नहीं ला सकते हैं। तो दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इंक्रीज कोऑपरेटिव, तो इन्होंने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट जो है, रॉबर्ट ओवन जो थे ये खुद भी एक कैपिटलिस्ट रहे हैं, पूंजीपति रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोऑपरेटिव को काफी बढ़ावा दिया और ये कहा कि भाई जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर सभी लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे भी थे, फॉर एग्जांपल जैसा आपका फ्रांस का लुइस का नाम आता है, लुइस ब्लैंक, लुइस ब्लैंक जिनका जन्म 1813 में हुआ था और 1882 के अंदर जो है इनकी डेथ है, तो टाइम पीरियड इनका 1813 से 82 है। तो लुइस ब्लैंक जैसे जो व्यक्ति थे, जो बिजनेसमैन थे, उनका ये मानना था कि भाई सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है उन्हें खुद का कोऑपरेटिव बनाना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, इंडिविजुअली रूप से नहीं करना चाहिए। जबकि रॉबर्ट ओवन जो थे उनका ये मानना था कि हमें सरकार के भरोसे रहकर कुछ नहीं मिलने वाला है, तो अगर हमें कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना है तो हमें खुद से इसकी पहल करनी पड़ेगी। जबकि लुइस ब्लैंक इसके फेवर में नहीं थे, ये मानते थे कि भाई सरकार जो है वो खुद ही कोऑपरेटिव बनाए ताकि जो है प्रॉफिट जो है वो सभी लोगों को मिल सके। इसके बाद आता है आपका कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है ये टिपिकल इंडस्ट्रियल थ्योरी की बात करता है, जबकि सोशलिज्म जो है ये हमेशा प्रॉपर्टी की बात करता है। तो ये ही दोनों में फर्क है, अदरवाइज दोनों जो है कम्युनिज्म जो है ये सोशलिज्म का ही बड़ा भाई लगा सकते हैं आप। लेकिन क्योंकि ये टिपिकल इंडस्ट्री सोसाइटी की बात करता है और जो आपका सोशलिज्म है ये प्रॉपर्टी की बात करता है, तो यही दोनों के बीच में फर्क है। उसके बाद आपका आता है कार्ल मार्क्स और फेडरिच जो एंगल्स है, जो उसी समय में जब ये उस टाइम में पैदा हुए थे जिस टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उफान के ऊपर था, और जो है इसीलिए इन्होंने जो चीज भी देखी, जो भी अपने आप महसूस किया, कार्ल मार्क्स ने और जो फ्रेडरिच एंगल्स है, दोनों ने जो चीजें फेल्ट की, जो महसूस की, उसी के ऊपर इन्होंने अपनी जो थ्योरी है वो बेस की है, उसी के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो आगे बढ़ाई है। तो देखिए इसके अंदर आपका आता है भाई कि कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कार्ल मार्क्स जो है ये हुए थे 1818 से लेकर के 1883, 1818 से 1883 तक रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरे सोशलिस्ट रहे हैं वो हैं फ्रेडरिच एंगल्स, ये हैं भाई आपके 1820 से 95, ठीक है। एडेड अदर आइडिया और टू दिस बॉडी ऑफ अरेंजमेंट, यानी इन्होंने इसी सोशलिज्म को आगे देखते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो भी इन्होंने फील किया, उसी के ऊपर इन्होंने अपनी जो थ्योरी है वो बेस की है। तो कार्ल मार्क्स के अगर हम बारे में बात करें तो कार्ल मार्क्स जो है ये फेवर में थे, प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, यानी एक ऐसे कैपिटलिस्ट जो है वो एक ऐसा आदमी होता है जो जो है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और जो वर्कर से काम करवाता है और जो भी प्रॉफिट आता है वो अपनी तिजोरी के अंदर रखता है। तो कैपिटलिस्ट क्या होता है, वो एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग होता है जो बिजनेस की दृष्टि से अपना वर्क जो है वो डन करवाता है, और उसके बाद वर्कर्स जो है जिन्होंने भी उनको ये फायदा दिया है उनको थोड़ा थोड़ा देके बाकी सारा प्रॉफिट वो अपने पास रख लेता है, तो वो कैपिटलिस्ट कहलाता है। तो कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है ये
बात करते हैं प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट was produced by worker कि वर्कर के द्वारा जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है कैपिटलिस्ट उसी का प्रॉफिट जो है वो उठाते हैं। क्योंकि जब ये दोनों पैदा हुए थे उस टाइम में देखिए ये 19th सेंचुरी का टाइम जो है वो चल रहा है, तो उस समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यूरोप के अंदर बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन्होंने दोनों ने जो चीजें भी वहां पर देखी, जो महसूस की, उसी को इन्होंने फॉलो किया और उसी के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो बेस की, उन्हीं के ऊपर थ्योरी दी है। तो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन्होंने क्या कहा कि जो भी वर्कर हैं उन्होंने उन वर्कर्स को, जो कैपिटलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो यानी जो पूरा प्रॉफिट अपने पास रख लेता है, तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि उस कैपिटलिस्ट को क्या कर देना है, ओवरथ्रो यानी उसको निकाल के समाज से बाहर फेंक देना है। और ए कम्युनिस्ट वाज ए नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और एक कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट जो है वो एक ऐसी नेचुरल सोसाइटी जो है होनी चाहिए जो भविष्य में काम करेगी। उसके बाद देखिए सोशलिज्म जो है वो अपने उफान पे आ रहा है, धीरे धीरे सोशलिज्म जो है वो यूरोप के अंदर काफी बढ़ रहा है। तो उसी समय में सोशलिज्म के बारे में बताया है कि कौन कौन से हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्स फॉर सोशलिज्म यानी सोशलिज्म को जो सपोर्ट करने वाले हैं, बढ़ावा देने वाले हैं, किस तरह से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो स्पोर्ट्स फॉर सोशलिज्म। तो देखिए भाई, बाय द 1870s, 1870s के अंदर जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट जो आइडियाज थे स्प्रेड, वो क्या हुए, तेजी से फैले थ्रू यूरोप। यूरोप के अंदर जो सोशलिस्ट थे 1817 के समय में, तो उनके आइडियाज जो थे वो यूरोप के अंदर काफी देखने को मिले। और टू कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट देयर efforts socialist formed an international body, namely the second international। देखिए, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, और अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवादी थे, उन्होंने क्या किया, फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी। उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी बनाई है, ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऑर्गेनाइज की, जिसका नाम था द सेकंड इंटरनेशनल। ये सेकंड इंटरनेशनल जो है ये उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था जो उस समय में सोशलिस्ट जो थे उन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया था। इसके बाद workers in England and Germany began forming association to fight for better living and working conditions। यानी जो वर्कर्स थे, जो इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे, या फिर आपके जो जर्मनी के जो वर्कर्स थे, जब उन्होंने देखा कि भाई सोशलिज्म के लिए जो है पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, पार्टियां जो है वो बनाई जा रही हैं, तो इसके बाद इन्होंने भी क्या किया, अपनी जो मांगे हैं वो उठाना शुरू किया। तो वर्कर्स इन इंग्लैंड workers in England and Germany
मुझे लास्ट बोलना वो समझ नहीं आया। लीगल एक्सक्यूज मी मैम, और नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम क्लास में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ सिर्फ। है बेटा। क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, जो है बाद में देख लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बाद में देख लेगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और रह गया आपका। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, जर्मनी और इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो एसोसिएशंस हैं वो एसोसिएशन जो है वो बनाने शुरू कर दिए, टू फाइट फॉर, इसके लिए टू फाइट फॉर बेटर लिविंग, better living and working conditions। देखिए जो वर्कर हैं, अब इन्होंने क्या देखा कि भाई जो एसोसिएशन है वो बनाई जा रही है, सोशलिज्म जो है ये काफी बढ़ रहा है, तो इन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने भी अपनी जो मांगे हैं वो उठाना शुरू किया कि भाई हमारे लिए जो है बेटर लिविंग कंडीशन जो है वो कर दीजिए आप, या फिर वर्किंग जो कंडीशन है वो अच्छी कीजिए, या फिर जो है काम के जो घंटे हैं वो क्या करने हैं, उनको रिड्यूस कर देना है, आपको कम करना है, बहुत ज्यादा वर्क उनको किया जा रहा था, या फिर जो वेज है उसको अप किया जाए। तो इस तरह की डिमांड जो है वर्कर्स के द्वारा इंग्लैंड और जर्मनी में देखी जाने लगी। उसके बाद लास्ट इसके अंदर आता है इस आपका कि दे सेट अप फॉर फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। वही आ गया आपका कि वर्किंग आवर्स जो है वो कम करना, ये डिमांड उनके द्वारा की जाने लगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें राइट टू वोट का जो अधिकार है वो आगे कंटिन्यू जो है वो दिया जाए। इसी बात को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। उसके बाद आपका आता है भाई कि ब्रिटेन के अंदर 1905 के अंदर जो सोशलिस्ट थे और जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे, फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी, की लेबर पार्टी का इन्होंने एक जो है गठन किया, लेबर पार्टी जो है वो बनाई गई थी, एक सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप, जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी, जो यूरोप के अंदर फाउंडेड की गई। ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन कब की बात है, 1905, जिसमें सोशलिस्ट और जो ट्रेडर थे उन्होंने जो है एक पार्टी जो है वो लेबर पार्टी जो है बनाई, जिसे सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया है। टिल 1914, कब की बात है कि टिल 1914, 1914 तक जो है टाइम पीरियड, सोशलिस्ट नेवर सक्सेसेड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो है कोई भी गवर्नमेंट बनाने में ये सफल नहीं हुए। और उसके बाद देयर आइडियाज डिड सेव लेजिस्लेशन, और इनके जो आइडियाज थे वो लेजिस्लेशन के रूप में सेव देने लगे। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स एंड रेडिकल्स। इसके बाद जो गवर्नमेंट थी, अब ये नहीं है कि भाई जैसे लिबरल्स हैं आपके या रेडिकल्स हैं, उन्होंने हर टाइम इनका साथ दिया है, जो भी रिवोल्यूशन वगैरह हुए हैं उनमें इन्होंने साथ दिया है, लेकिन ये दोनों ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने कंटिन्यू लास्ट तक इनका साथ दिया हो, ऐसा नहीं रहा। तो यही कह रहा है कि कंजर्वेटिव लिबरल्स और जो आपके रेडिकल्स हैं ये गवर्नमेंट के साथ रन नहीं कर पाए लास्ट तक। और इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स हंग एम्पायर। इसके बाद क्या हुआ कि ये तो भाई आपका आ गया कि जो सोशलिज्म है इन यूरोप, सोशलिज्म के अंदर जो लास्ट पॉइंट था वो यही था कि रेडिकल्स वगैरह इनके साथ ज्यादा लंबे टाइम तक जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम जार निकोलस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो टॉपिक है वो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में है। तो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस समय में रशिया के अंदर जो शासक थे उनका नाम था भाई जार निकोलस।
जार निकोलस सेकंड जो है इस नाम से ये जाने जाते हैं, जार निकोलस। अब यहाँ पर ये इसको टचार नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, जार। जार जो है जैसे भारत के अंदर भाई कोई भी जो रूलर होता है उसे किंग कहा जाता है, रूलर कहा जाता है राजा के नाम से, वैसे ही रशिया के अंदर जो है जार ये पद का ही नाम है कि जार जो है वहां के रूलर के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि रूलर जो है उसे जार कहा जाता है। तो निकोलस सेकंड जो थे ये उस समय में रशिया के क्या थे, रूलर थे। जार निकोलस सेकंड जब रूलर बने थे उस समय के अंदर जो है काफी सारी चीजें देखने को मिली कि वहां पर जो है रशिया के अंदर रिवोल्यूशन जो है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। इसके अलावा ब्लैडी संडे के नाम से भी ये घटना हुई है जो काफी बड़ी हुई है, जो उस समय में हम आगे जब लेसन को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीजें जानेंगे कि किस तरह से जो ब्लैडी संडे था वो घटना घटित हुई, या जार निकोलस को किस तरह से इसका जो शासक था वो किस तरह का था। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जार निकोलस के पास बहुत ही बड़ा एम्पायर था, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। जिस तरह से भारत के अंदर अगर हम ये कहें अशोका के पास या फिर आपके दूसरे कई रूलर हुए हैं जो काफी पावरफुल रहे हैं और उनका साम्राज्य दक्षिण भारत तक, नॉर्थ इंडिया या आपका ईस्ट वेस्ट की तरफ भी काफी दूर तक फैला हुआ था। तो उसी तरह से निकोलस के पास भी, क्योंकि इसको तो वंशानुगत की चीजें मिली थी कि जब ये रूलर बने थे ये अपने फादर के बड़े बेटे थे, तो इसीलिए सारा साम्राज्य इन्हीं को जो है वो दिया गया था। इनके पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन ये रूलर जो थे वो बड़े ही बुद्धू टाइप के थे, ये अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पाए, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसी वजह से इनके शासन पीरियड में हमें रशिया के अंदर जो रिवोल्यूशन है वो देखने को मिला और जो जनता थी वो इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई, जिसकी वजह से इनको जो है अपना पद बाद में गंवाना पड़ा। और इनकी जो वाइफ थी, अब ये जो जार निकोलस है, जार है तो इनकी वाइफ जो है वो क्या कहलाएगी, जरीना, ठीक है। यानी वहां पर जो महारानी होती थी उनको जरीना के नाम से जाना जाता है। तो जार निकोलस जो है इनकी वाइफ का नाम था जरीना अलेक्जेंडर, जो है वो इनका नाम था। जरीना अलेक्जेंडर जार निकोलस की वाइफ थी और वो जो है वो अपने उनके एक साथी रहा करते थे जिनसे वो हर तरह की राजनीति हो या सोशली हो, किसी भी तरह की कोई भी अगर बात है तो उन्हीं से वो अपनी राय वगैरह जो है वो उनसे लेती थी। जो बात बाकी जो अदर नोबल वगैरह थे उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि अलेक्जेंड्रा जो है वो अपनी साथी से पूछ के सारी चीजें जो है वो करती है और जार निकोलस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुख दर्शन बन के देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ काम करते नहीं है, बड़े बुद्धू टाइप के राजा हैं ये। तो इसी वजह से धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है उनके मन में जो आक्रोश था वो बढ़ता चला गया और किस तरह से वो चीजें जो है वो आगे बढ़कर सामने आई, तो वो सारी चीजें हम इसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है आपकी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो जार निकोलस किस तरह से डिससेटिस्फाई हुई और किस तरह से ये रिवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ा। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी कल की क्लास में हमने जो चीजें आज की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसा आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है या कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है या रॉबर्ट ओवन के बारे में पढ़ा है, तो वो हम बुक से उनकी डिटेल जो है वो एक बार स्टडी करेंगे कि कहीं कोई पॉइंट आपका रह ना जाए, तो उसको एक बार स्टडी करने के बाद उसके बाद ही हम रशियन रिवोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। रशियन रिवोल्यूशन को हम पूरा आपको वैसे जो है बताया जाएगा आपको ओरली रूप से, उसके बाद बुक की रीडिंग जो है वो हम इसकी करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।